जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, कभी दुबई जो वेस्ट एशिया का ग्लोबल सेफ हेवन माना जाता था, जहां पर लग्जरी की बात हो, फाइनेंस, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, हर उस चीज का एपिसेंटर, आज वही दुबई एक नए जियोपॉलिटिकल स्टॉर्म के बीच में खड़ा हुआ है। और सब कुछ हमने देखा कि सिर्फ कुछ हफ्तों में पूरे ही, अगर हम गल्फ को देखें तो वहां पर जिस तरह से वॉर एस्केलेट हुई है और उस सब ने सारा कुछ बदल कर रख दिया है। रिपोर्ट्स की बात करें तो जो ईरानियन मिसाइल और ड्रोन जो अटैक हुए यूएई के अंदर, जिसमें उनको टारगेट किया गया, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डैमेज हुआ, कैजुअलिटीज भी वहां पर रिपोर्ट हुई। अब सबसे शॉकिंग डेवलपमेंट ये है कि जो दुबई में लोग वहां पर काम, बिजनेस और टूरिज्म के लिए और इन सारी चीजों के लिए वहां पर रहते थे, अब वो सारे एक्सपेक्ट्स जो हैं वो इंटरनेशनल बिजनेस का जो एक्सोडस वहां पर शुरू हो गया है। बैंक्स हो, टेक फर्म्स हो या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज अपने स्टाफ को इवैक्यूएट कर रहे हैं, जबकि टूरिज्म इंडस्ट्री जिसका साइज लगभग $30 बिलियन एनुअली था, वो भी पूरी तरह से क्रैश मोड पर आ चुका है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि इस वॉर में जो हम मिसाइल की बात करते हैं, सिर्फ मिसाइल ड्रोन तक ये पूरी वॉर नहीं रही है, बल्कि ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पूरी तरह से हमने देखा है कि बैटलफील्ड बना दिया है। और यहाँ पर ईरान ने ओपनली वार्निंग दी है कि अमेरिकन जो बिग टेक जाइंट्स हैं, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन वेब सर्विसेज और एनवीडिया, अब लेजिटिमेट टारगेट्स बन सकते हैं। और अगर इसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ा, और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुर्तजा खामेनेई, सॉरी मुश्तबा खामेनेई, उनका बयान भी आया है जहां पर वो काफी गुस्से में नजर आए हैं और उन्होंने शहीदों के बदले की बात की है। तो अब जबकि गल्फ का जो डेटा सेंटर और इस तरह से अटैक वहां पर होता है, पूरी तरह से लार्ज डिसरप्शन सामने आता है, तो क्या जो ग्लोबल क्लाउड जाइंट्स हैं वो एक ड्रामेटिक कंटिजेंसी प्लान एक्टिवेट कर दिया गया है उनकी तरफ से? और अब क्या वो सारी कंपनीज जो है वो जिस तरह से अब शिफ्ट कर रहे हैं, क्या ये अगला जो उनका पड़ाव है वो या सेफ हेवन भारत हो सकता है? इसी पर हम आज की चर्चा करेंगे और मेरे साथ चर्चा के लिए मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, अब सवाल यहाँ से मैं आपसे शुरू करती हूँ कि क्या दुबई का जो ग्लोबल फाइनेंस हब था, का जो पूरा एक स्टेटस था, वो हम यहाँ से, क्योंकि जिस तरह से एक पैनिक मचा हुआ है, लोग वहां से निकल रहे हैं, स्टाफ को इवैक्यूएट कर रहे हैं, सिचुएशन ऐसी बनी हुई, अब वो स्टेटस दुबई का डेंजर में आ चुका है, खतरे में आ चुका है? देखिए अंबर जी, अभी ईरान ने गल्फ के अंदर उन्होंने स्ट्रेटेजिक साइट्स के ऊपर हमला करना चालू कर दिया है, जिसमें डिसैलिनेशन प्लांट है, पावर पावर प्लांट्स है। फिर बाद में उन्होंने डेटा सेंटर्स को टारगेट किया है। और अब देखिए डेटा सेंटर को रीलोकेट करने की बात हो रही है, जिसमें अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट दोनों भारत की तरफ मुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको कोई भी दूसरा स्थान इतना सेफ नजर नहीं आ रहा है जितना भारत है आज की डेट में। अभी उन्होंने वहां पर बाकी जो अमेरिकन कंपनीज है, गूगल है, पैलेंटीर है, उनको भी बोल दिया है कि हम उनके ऊपर अटैक करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बिग टेक फर्म्स है, ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम कर रही है। और ये भी जिस हिसाब से न्यूज आई थी कि इन्होंने एंथ्रोपिक का जो एआई मॉडल था, उसके द्वारा इन्होंने प्लानिंग की थी, जिसके कारण ईरान के सुप्रीम लीडर को इन्होंने असैसिनेट कर दिया था। सबसे बड़ी बात है, दर्शकों को समझने वाली बात है कि अगर आप किसी राष्ट्रपति या किसी लीडर को करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पर आपने उनके सुप्रीम लीडर, जिनकी इरानियंस और शिया मुस्लिम्स की आस्था है उनके लीडर के ऊपर, उसको आपने एलिमिनेट कर दिया। तो ईरान ऐसे छोड़ने वाला नहीं है। ईरान जो है वो डिसाइड कर चुका है कि उसको बदला लेना है। उसके बाद 165 जो बच्चियां हैं उनको भी मार दिया। उसका भी ईरान के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा चल रहा है। अब ईरान ने यहां तक बोल दिया है कि जो अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो गल्फ में काम कर रहे हैं, वहां पर भी वो टारगेट करने वाले हैं। ये देखिए अमर जी, एक और एक न्यूज आया है जिसमें
बैंक जो है जैसे सिटी बैंक हो, एचएसबी किसी बैंक हो, उन्होंने अपने इंटरनेशनल जो बैंक्स जो ऑपरेट कर रहे थे गल्फ में, उनको बंद कर दिया है, क्योंकि ईरान ने उनको बोल दिया है कि आप 1 किलोमीटर दूर रहिए, हम उनके ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा बॉम्बिंग करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका ने जो बैंक ऑफ सपा जो है, जहां पर आईआरजीसी के अकाउंट्स रहते थे, उसके ऊपर हमला कर दिया था। अब ईरान जो है मैचिंग रिस्पॉन्स देने को तैयार हो चुका है। अब सबसे बड़ा चीज क्या है कि देखिए कि एक्सपर्ट्स फ्ली कर रहे हैं, डेटा सेंटर्स जो हैं वो रीलोकेट कर किया जा रहा है, और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल बैंक्स है जैसे सिटी ग्रुप, एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, वो भी रीलोकेट कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं, टेम्पररी बंद करके वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि फियर ग्रिप हो चुका है इन इन द गल्फ। ईरान को जो अचीव करना था उन्होंने अचीव कर लिया है। इन्होंने एक साइकोलॉजिकली एक तरह से डर बैठा दिया है वहां पर गल्फ रीजन में। और ये भी देखिए कि बिना इन्होंने एक तरह से इजराइल के खिलाफ तो वो काम कर ही रहे हैं, पर ये जितने भी एलाइड स्टेट्स हैं जो ईरान के अगेंस्ट हो गए थे, अमेरिकन एलाइड्स, उनकी भी इकोनॉमी को उसने कंप्लीटली ध्वस्त कर दिया है। अब उनके पास टूरिज्म रेवेन्यू नहीं है, उनके पास नॉन टूरिज्म रेवेन्यू भी खत्म हो चुकी है, ऑयल के प्लांट्स बंद हो चुके हैं। वहां पर क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट फ्लोज होता था। एक तरह से आप देखिए कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दोहा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सब बंद हो चुके हैं। ये एक तरह से कनेक्ट करते थे ईस्ट और वेस्ट को। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो मेजर बेनिफिशियरी है, जो ग्लोबल फंड्स जैसे ब्लैकस्टोन हो, नमूरा हो, वो लोगों ने डिसाइड किया है कि वो अब भारत के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। आप ये देखेंगे कि वॉर जो है, आप ये समझ लीजिए एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है अमेरिकन कॉरपोरेशंस के लिए, अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए। अब ये यहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि वो रशिया के ऊपर शायद सैंक्शंस हटा देंगे और यूक्रेन वॉर भी जल्दी बंद हो जाएगा। तो मैसिव रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम चलेगा यूक्रेन के अंदर, फिर ये गल्फ में भी चलेगा, क्योंकि जितनी भी रिफाइनरीज जो भी डैमेज हुई है, उन सबका कॉन्ट्रैक्ट्स भी अमेरिकन फर्म्स को मिलेगा। फिर बाद में देखिए इनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट्स के अंदर भी। अवनीश जी, मैं आपसे सवाल एक तो वेस्ट एशिया को लेकर करना चाहती हूँ सबसे पहले, फिर मैं भारत को लेकर भी सवाल करूंगी। ये जो हालात हम देख रहे हैं वेस्ट एशिया में है, और वहां का जो पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मतलब पूरी तरह से निशाने पर है और बैटलफील्ड बन चुका है। तो क्या इसकी वजह से मतलब आप ये कहेंगे कि वॉर का जो नेक्स्ट बैटलफील्ड है वही है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि अंदेशे आ रहे हैं, क्या ये टारगेट हो सकता है मिडिल ईस्ट के अंदर, वेस्ट एशिया में? डिजिटल और फिनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों के ऊपर इन्होंने एक तरह से बोल दिया है। और आज ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर, इन्होंने ये भी बोल दिया है कि हम नए फ्रंट्स भी खोल सकते हैं। अब नए फ्रंट्स के अंदर जो बताया जाता है कि इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स के वॉरहेड्स रहेंगे, जिसमें 1 टन के एक्सप्लोजिव्स ये उस मिसाइल में स्टोर कर सकते हैं। जब वो फायर करेगी और जब इम्पैक्ट होगा, उसका 1 किलोमीटर रेडियस तक एक बहुत बड़ा क्रेटर बन जाएगा। मतलब वो बोल रहे हैं कि कंप्लीट का कंप्लीट कॉलोनी को उड़ा सकते हैं। अब ईरान अब ये करेगा तो आप समझ जाइए वहां पर डर का माहौल आ चुका है। इतना डर का माहौल आ चुका है, ये देखिए कि लोगों ने रेडिएशन से बचने के लिए वहां की गवर्नमेंट्स ने भारत को कांटेक्ट किया है, और वो बोल रहे थे कि हमें 1 करोड़ जो कैप्सूल्स है वो आप हमको प्रोड्यूस करके भेज दीजिए। मतलब वहां की गवर्नमेंट अब न्यूक्लियर विंटर, न्यूक्लियर रेडिएशन और जो इमरजेंसी इवैक्यूएशन मेजर्स है उसके ऊपर काम करना चालू कर चुकी है। तो मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया जो है आने वाले बहुत समय तक वो पहली जैसी ग्लोरी आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आप ये देखेंगे कि अब इन्वेस्टमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में होंगे और डिफेंस में होने वाले हैं, सबको रीबिल्ड करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा बात है कि जो ट्रस्ट था मिडिल ईस्ट के ऊपर, वेस्ट एशिया के ऊपर, जैसे सिटीज जैसे
अबू धाबी, यूएई, रियाद, जिनको इनपेनेट्रेबल माना जाता था, वो सब एक तरह से वो इनविजिबिलिटी और ट्रस्ट जो है कंप्लीटली खत्म हो चुका है। इससे मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है और आगे जाके आप ये देखेंगे कि दुबई के अंदर ऑलरेडी प्रॉपर्टी प्राइसेस 50% तक गिर चुके, ये मेरा मानना है। सेकेंड, आप ये भी देखिए कि वहां पर बहरीन और वेस्ट एशिया में, इवन इसराइल के अंदर अगर आप वॉर की कैलामिटीज को आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको इमीडिएटली फांसी की सजा दी जा रही है। तो ये सब चीज बताता है कि सेंसरशिप आ चुका है, थिंग्स आर नॉट एज नॉर्मल एज प्रोजेक्टेड। इवन टेल अवीव में इसराइल के अंदर भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि बहुत बड़ी तबाही हुई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये युद्ध जाएगा कैसे, पर मेरा ये मानना है कि अब जो युद्ध है ये ऐसे ही चलता रहेगा। वेस्ट एशिया को कैलिब्रेट करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटेजी। जैसे हम यूक्रेन और रशिया युद्ध से एक तरह से नॉर्मल हो चुके थे, दो मार्केट्स हैव टू बी अकस्टम्ड। हमें भी ये जो वेस्ट एशिया में जो हो रहा है, जो स्ट्राइक्स जो दोनों एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं, वी शुड बी रेडी फॉर सच स्ट्राइक्स फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और इसमें अमेरिका ने ये भी बोल दिया है कि ईरान ने जो अपने स्लीपर सेल्स है वो एक्टिवेट कर दिए हैं अमेरिका के अंदर। तो ये सब बहुत सारी चीजें हो रही है। बिल्कुल उमेश जी, मैं भारत को लेकर अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो अमेरिकन टेक जाइंट्स हैं भारत में वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत चुपचाप एक मतलब न्यू ग्लोबल क्लाउड एंड टेक हब बनने की पोजीशन में आता जा रहा है? ये हम यहाँ से देखिए, भारत के पास जो इम्पोर्टेंट चीज होती है इंटरनेशनल ट्रेड में, वो ट्रस्ट की होती है। जब आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हो तो वहां पर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट बोरो करके भी करते हो। भारत के बहुत सारे जो मल्टी मिलियनर्स थे, जो 100 करोड़ प्लस वेल्थ वाले थे, उन्होंने दुबई शिफ्ट किया था। उनको एक ट्रस्ट था कि दुबई के अंदर दे हैव अ बेटर लाइफ। उनको ये ट्रस्ट था कि वहां पर इनकम टैक्स लगेगा नहीं। उनको एक ट्रस्ट था कि वहां पर एक सिक्योरिटी है। उस ट्रस्ट के बेसिस पे उन्होंने भारत में अपने एसेट्स को लिक्विडेट करके उन्होंने दुबई के जो गोल्डन वीजा प्रोग्राम को अपनाया और दुबई के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। ये सब होता है ट्रस्ट के कारण। अब भारत के पास देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, एक ऐसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हमारे पास एक रोबस्ट जुडिशरी है, हमारे पास एक पॉपुलेशन है 67% ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द एज ऑफ 35। एक बढ़िया डिफेंस इंडस्ट्री है, एक लीडरशिप है जो दोनों साइड से बात कर सकती है। वो ईरान से भी बात कर सकती है, इसराइल से भी बात कर सकती है। देखिए कल गल्फ ऑफ स्टेट ऑफ होर्मुज में एक भारतीय आने वाली शिप के ऊपर हमला कर दिया गया, पर उसके बाद एस जयशंकर ने फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान से बात की और उन्होंने अलाउ कर दिया इंडियन शिप्स को जाने के लिए। तो ये सब चीज बताता है कि भारत माइट एमर्ज एज अ फेवरेबल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और गल्फ के अंदर आप ये भी देखेंगे कि जब फाइनेंशियल बैंक्स को ऑपरेट नहीं कर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, टेक जेंट्स ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, दे विल डेफिनेटली शिफ्ट देयर ऑपरेशंस टू सम अदर कंट्री। मानता हूं अभी दुबई से इमीडिएट शिफ्टिंग वो कर रहे हैं सिंगापुर में, पर उसका जो स्पिल ओवर बेनिफिट्स है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, वो नेचुरल चॉइस भारत ही होने वाला है, ये मेरा मानना है। तो अमर जी, भारत के अंदर बहुत सारे फंड्स आएंगे। आप देखिए जैसे ही 3-4 महीने जाने दीजिए, वॉर के खत्म होने के, खत्म तो नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। वी हैव टू लिव विद दिस वॉर। जैसे रशिया और यूक्रेन वॉर 4 साल से हो रहा है एंड वी आर अकस्टम्ड, वी नीड टू बी अकस्टम्ड टू द गोइंग स्ट्राइक्स इन द मिडिल ईस्ट। और अब इस युद्ध कैसे खत्म होगा मैं भी नहीं जानता, बट थियरीज यहाँ तक बोल रहे हैं कि शायद ईरान जो है अमेरिका में कुछ 9/11 जैसा इंसिडेंट कर सकता है और उसके बाद अमेरिका इसको जस्टिफाई करेगा ग्राउंड इन्वेशन के लिए। ये वहां पर जो अमेरिका में पॉलिटिकल कमेंटेटर्स है, ये वो कयास लगा रहे हैं।
सबसे बड़ी बात है कि ऐसी वॉर चलता रहा तो भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आएगा, भारत के अंदर काम बढ़ेगा, जॉब एम्प्लॉयमेंट्स सब कुछ भारत में आएगा, क्योंकि ट्रस्ट है भारत के अंदर। देखिए, मानता हूँ कुछ प्रॉब्लम जरूर है, बट ओवरऑल ट्रस्ट हमारे पास है। क्योंकि ईरान जो है वो उसने अभी बोल दिया है कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और अमेरिकन कॉरपोरेट्स वहां पर ऑपरेट करते हैं, वो उस बिल्डिंग को तहस नहस कर देगा। सिर्फ वो बिल्डिंग को नहीं, पास में जो 1 किलोमीटर एरिया है उनको भी वो टारगेट करेगा। तो ये मतलब आप समझ लीजिए अंबर जी, एक बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर 1 टन का वॉरहेड अगर वो यूज करता है तो एक बहुत बड़ा क्रेटर जैसा सिचुएशन बन सकता है कोई भी सिटी के अंदर। अच्छा उमेश जी, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहती हूँ ये कि क्या जो एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हमारे सामने है, क्या ये ग्लोबल इकोनॉमी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और जियोपॉलिटिक्स के का एक मतलब जो फ्यूचर होगा उसका टर्निंग पॉइंट यहाँ से बन सकता है क्या? क्योंकि इतना ज्यादा एकदम से सब कुछ हो रहा है, सारी कंपनीज इधर उधर हो रही हैं, सब कुछ। देखिए, कोविड के टाइम पे आपको एक तरह से घर में नजरबंद कर दिया गया था, पर इमरजेंसी सप्लाईज जो थी वो काम कर रही थी बैकएंड के अंदर। यहाँ पर तो आप ये समझ लीजिए 25% जो वर्ल्ड की एनर्जी नीड्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको ही निशाना बनाया जा रहा है। और ये जो गल्फ है, जो मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट। एक तरह से मेल्टिंग पॉइंट है ऑफ ऑल कल्चर्स। अफ्रीका के लोग जाते हैं, एशिया के लोग जाते हैं, यूरोप के लोग दुबई सबको प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। अब वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस खतरे में आ चुकी है, क्योंकि ये अब वॉर टोन एरिया हो चुका है। जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में जो एरिया है बीच का, तो वो वॉर हो गया था। वेस्ट डोनेस्क है, लुहांस्क है, वैसे ही वेस्ट एशिया हैज बिकम अ वॉर टोन एरिया। और यहाँ पर अभी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सेफ नहीं है। ईरान ने एक तरह से असिमेट्रिकल वॉरफेयर करके जितने भी अमेरिकन बेसेस है वो कतर, रियाद, बहरीन और कुवैत, यूएई सबको टारगेट कर दिया है। वहां पर रेडार्स को उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। इनफैक्ट अमेरिकन जो टैंकर्स है वो सऊदी अरेबिया से रिट्रीट होके अब यूरोप के अंदर वो है, जो अब ये चीज बता रही है कि ईरान ने बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी अपनाई है, जिसमें उन्होंने असिमेट्रिकल डिसेंट्रलाइज वॉरफेयर उन्होंने अपनाया है, जिसमें ये आईआरजीसी को 31 यूनिट्स में उन्होंने बांट दिया है। और एवरी यूनिट हैज एन ऑटोनॉमी। उनको किसी से तेहरान से कुछ भी इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं है। उनको जो लगे वो जिस डायरेक्शन में चाहे वो यूज कर सकते हैं ड्रोन्स। जिससे आप ये देखिए कि वहां पर जो कमांड स्ट्रक्चर है वो काम करेगा इवन आफ्टर टॉप लीडरशिप हैज बीन एलिमिनेटेड। तो ये एक तरह से ईरान ने अपने आप को बहुत स्ट्रेटेजिकली उन्होंने प्लानिंग की है। बट इसका जो बेनिफिट है गल्फ वॉर का, ये इरानियन गल्फ वॉर का, इसका बेनिफिट भारत को मिलेगा। और आज हालत ऐसी है कि बांग्लादेश वाले भी चिल्ला रहे हैं और मालदीव वाले चिल्ला रहे हैं कि हमें आप बचा लीजिए। अब आपको समझना पड़ेगा, ये सारी कंट्रीज चाइना के गुणगान गा रहे थे, पर जब इनको एनर्जी नीड चाहिए रहती है तब ये भारत को याद करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार ने 5,000 टन जो डीजल है जो वो दिया है, अभी ग्रांट किया बांग्लादेश के ऊपर। पर सब कुछ ठीक है, पर क्या भारत सरकार ने एक तरह से शर्त रखी है क्या कि वहां पर हिंदू माइनॉरिटी को लिए क्या होगा? उसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं बोला है। और ये हमारी एमईए की एक बहुत बड़ी एक ब्लंडर है, मैं बोल सकता हूँ। आपके पास लेवरेज है, आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। और आपको जो हिंदूज होते हैं बांग्लादेश के, उसके ऊपर भी भाई जी, यू नेवर नो क्या बात हुई हो। बहुत सारी बातें पब्लिक स्पेस पे नहीं होती है ना। आप देखिए बहुत पब्लिक सारी स्पेस चीजें में हमें इमीडिएटली नहीं पता चलती, फिर हमें उसकी सारे धीरे धीरे उनके इफेक्ट्स नजर आते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो नजदीकियां थी, अब उनमें हमें डिस्टेंस भी नजर आ रही है। तो
क्या पीछे बैकडोर डिप्लोमेसी में या फिर बिहाइंड द ऑफ कैमरा या ऑफ रिकॉर्ड क्या बातें हुई हमें नहीं पता है। तो मुझे लगता है कि हमें उस चीज को ये इग्नोर नहीं करना चाहिए कि भारत सरकार ने नहीं उन पॉइंट्स पे बात की। ये मेरा देखिए मानना अंबर जी, है। एक स्टेटमेंट जरूर, थोड़ा सा इधर उधर हो रहे हैं हम, बस मैं समझ गया आपकी बात, बट मेरा ये मानना है कि आप अगर इनको अगर कुछ आप हेल्प कर रहे हो तो लेवरेज के ऊपर आप हिंदूज की सिक्योरिटी की बात तो कर ही सकते हो। ये इतना तो बिल्कुल। और बेसिक कॉमन मुझे सेंस हो लगता ही है सकता कि है। आप एक विज्ञप्ति जारी कर सकते हो, एमईए के हिसाब से ब्लंडर हुआ है, लेट्स एक्सेप्ट इट, और हमारी सरकार है तो हम अपनी सरकार को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल आप क्रिटिसाइज कीजिए, मैं उस पर नहीं बोल रही, बट हमें ये भी पूरी तरह से इग्नोर नहीं करना चाहिए कि क्या बात हुई होगी ऑफ रिकॉर्ड, क्योंकि हर चीज को तो पब्लिक स्पेस में नहीं लाया जाता। खैर, हम जो मुद्दा आज हम डिस्कस कर रहे थे, जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि दुबई का एक ऐसी जगह जहां पर अल्ट्रा मॉडर्न फाइनेंशियल हब, एक मिसाइल और सारा साइबर वॉर थ्रेट और वॉर के बीच में पूरी तरह से वो फंसा हो सकता है, तो फिर दुनिया के जो बाकी डिजिटल इकोनॉमीज हैं वो कितनी सिक्योर हैं। आज सवाल वेस्ट एशिया का नहीं है, बल्कि हम ये देखें कि कल जो ग्लोबल मैप है वो शायद मिसाइल से और नहीं बल्कि डेटा सेंटर्स और जो क्लाउड राउट्स हैं उनसे रीड्रॉ हो सकता है। और जब बिग टेक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर जोन से निकालकर नए हब्स की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो जियोपॉलिटिक्स भी क्वाइटली शिफ्ट हो सकता है। तो आज हम जब दुबई की बात करते हैं, क्या दुबई का जो गोल्डन एरा है वो फेड हो रहा है, और क्या ग्लोबल टेक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अगला सेफ हार्बर है वो भारत बन सकता है। और अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी वॉर का जो टारगेट बन गया है, तो कल या फिर हम आज की बात करते हैं 21st सेंचुरी की, उसकी वॉर की असली बैटलफील्ड एग्जैक्टली कहाँ होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय सिया राम। जय श्री राम। बहुत